Hi everyone, how are you all? So my name is Shraddha Aneja and I'm going to start a series with you all for the subject of Specific Relief Act. Specific Relief Act within itself is not a minor subject at all. I would not agree at least. I fail to understand why is it called a minor because of the nuances that it has, because of the technicalities that it has. It is a heavy subject. But trust me, after this class, you are not going to be intimidated by the fact that, okay, SRA padna hai. It is going to be quite easy for you. And we are going to start a series of all the important topics and we are going to cover everything, right? So for all the other details, you can check our application. I'm going to refer it down below. And the name of our application is AIM Pariksha, in which application you're going to find a lot of free material, study material, a lot of mock tests for your judiciary preparation. Along with it, there are going to be free lectures of almost every subject that are going to be available. A lot of them, I promise. So for that matter, you can please download our app, check whatever is available and avail the most of it, right? So yeah. अब हम स्टार्ट करते हैं एसआरए से. एसआरए है क्या? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि एसआरए है क्या, उसके बाद हम आगे चल सकते हैं. लेट अस सी. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ईयर है 1963. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आप देखो नाम क्या कहता है कि स्पेसिफिक मींस कुछ पर्टिकुलर, रिलीफ राहत, कुछ पर्टिकुलर तरह की राहत देने वाला एक्ट है एसआरए. देखो अगर मैं लॉज को कैटेगराइज करना चाहूं 3 कैटेगरीज में, एक लॉ कितने तरह का मैं कैटेगराइज कर सकती हूं, तो आई वुड से कि यार एक तो रहेगा सब्सटैंटिव, सेकंड रहेगा प्रोसीजरल, और थर्ड कैटेगरी अगर मैं क्रिएट कर दूं तो दैट वुड बी रेमेडियल. और एसआरए को मैं कहीं पे बेस्ट फिट कर पाऊंगी, उसका बेस्ट मैच तो रेमेडियल बन रहा है क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग ऑल द रिलीफ्स एंड ऑल द रेमेडीज दैट आर अवेलेबल. तो दिस इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट फॉर यू ऑल. ठीक है, आप देखो हमने डाल दिया, हमने बोल दिया कि एसआरए रेमेडियल है. ठीक है, पॉइंट आ जाता है बिफोर गोइंग इनटू एनी सब्जेक्ट वी मस्ट नो द हिस्ट्री कि एसआरए आया तो आया कहां से. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एसआरए 1877 था. जो 1877 था वो इंस्पायर्ड था न्यूयॉर्क सिविल कोड से. प्री का क्वेश्चन है, दोनों ये भी और ये भी प्री में आते हैं. ठीक है, वो इंस्पायर्ड था न्यूयॉर्क सिविल कोड से. उसके बाद हमें जरूरत लगी कि यार दिस इज नॉट सफिशिएंट, हमें कुछ ऐसा डालना है विच ऑब्वियसली मेक्स मोर सेंस और आज के टाइम के हिसाब से जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको एक्चुअली फिट करे उनमें. ठीक है, तो इसीलिए 1963 में एक नया एसआरए लाया गया विच वी आर स्टडीइंग नाउ, एसआरए 1963. ठीक है, इसमें क्या था, ये बना कैसे, तो हमारे पास 9th लॉ कमीशन की 9th रिपोर्ट आई, 9th रिपोर्ट जो कि आई इन द ईयर ऑफ 1958. डेट थी 19th जुलाई, 19th जुलाई 1958 को हमारे पास, ये भी प्री का क्वेश्चन है, ये भी प्री का क्वेश्चन है. ऑल ऑफ देम अब देख रहे हो, ऑल ऑफ देम. 19th जुलाई को हमारे पास लॉ कमीशन की 1958 को रिपोर्ट आई. ठीक है, इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक बिल पास हुआ जिसका नाम था स्पेसिफिक रिलीफ बिल 1962. तो स्पेसिफिक रिलीफ बिल 1962 पास हुआ और इसकी लाइंस पर
बना एसआरए 1963, जो अभी हम पढ़ रहे हैं? आई होप ये भी प्री का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो, प्री में ना एक क्वेश्चन आया हुआ था विच सेड समथिंग लाइक कि एसआरए इज नॉट बेस्ड ऑन, उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था इंग्लिश लॉ, एक ऑप्शन था ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। हम जानते हैं हमारा एसआरए जो बनाया गया था ना, उसका मेन प्रिंसिपल जो था वो इक्विटी ही था, ठीक है, कि इक्विटी को ध्यान में रख के ही बनाया गया था, ठीक है। इंग्लिश लॉ, हाँ जी, न्यूयॉर्क सिविल कोड इसका बेस था, तो पक्का ये भी, मतलब ये भी इसका बेस है। ऐसे दो तीन और ऑप्शंस थे, दो और ऑप्शंस थे जिसमें यू कुड चूज इजीली। अगर आपको ये नहीं पता होता इंग्लिश लॉ, तो पक्का आप ये करके आते हैं यार इंग्लिश लॉ पे थोड़ी बेस्ड है। तो फॉर दैट मैटर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि इसका बेस तो न्यूयॉर्क सिविल कोड ही था, ठीक है। एसआरए की जरूरत क्या थी यार बनाने की? मेरे मन में तो बहुत सवाल आता था कि एसआरए को बनाने की जरूरत क्या थी। तो एसआरए को बनाने की सबसे पहली जरूरत ये थी कि यार देखो, इक्विटी को जो सारी कोर्ट्स थी ना, उनके पास ना जजेस हैड एक्सट्रीम डिस्क्रिशन। वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग सारे डिसीजंस लेते थे, अपनी विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लेते थे, जिस वजह से होता क्या था, हर कोर्ट के डिसीजन अलग है। देयर इज नो हार्मोनियसनेस, देयर इज नो हार्मनी, राइट, देयर इज नो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रादर, ठीक है, ऑफ whatever one court is saying, the other court is saying the other thing according to their own whims and fancies, according to their own sweet will, ठीक है। तो ये चीज से हम थोड़े परेशान थे कि यार ये चल क्या रहा है। इस चक्कर में हमें जरूरत लगी एक ऐसे एक्ट की यार, जो रिलीफ कोर्ट अपनी मर्जी से, हर कोर्ट अपनी मर्जी से ना दे, हम लॉ में बता देते हैं वो रिलीफ कौन से होने चाहिए, ठीक है। और बेंथम थे ना जो, उन्होंने बोला एक इंसान जिसको जो रिलीफ बनता है उसको वो रिलीफ मिलना चाहिए, ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इक्विवेलेंट्स, ही शुड नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब क्या है? जब हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो मैं समझाऊंगी आगे चल के होता क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलीफ नहीं था, जब हमारे पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा रिलीफ नहीं था, तब एक इंसान के साथ ज्यादती हो जाती थी, इसके साथ गलत हो जाता था, उसे फोर्स किया जाता था यार एक काम कर, कॉम्पेंसेशन ले ले। वो कहता था मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए ही नहीं। हम कहते थे हम तो सिर्फ कॉम्पेंसेशन दे सकते हैं, जितना बनता तेरा ले लेना। तो आप देखो बेंथम ने बोल दिया आप उसके बराबर की चीज जो कॉम्पेंसेशन दे रहे हो, ये थोप नहीं सकते हो एक इंसान पे, इंपोज नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो उसे वो चीज इक्विवेलेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज वाई हमें क्या करना है, हमें ऐसा लॉ लाना चाहिए जो वही चीज उस इंसान को दे जो उसको एग्जैक्टली चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, अब बात आ गई मेरे सामने एक मैगजिम की जो बेस है हमारा एसआरए का, यूबी जस इबी रेमेडियम, यूबी जस इबी रेमेडियम। इसका मतलब क्या है? वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, मतलब जहां पे मेरा राइट है वहां पे मेरी रेमेडी तो देखो होनी चाहिए, वरना मैं राइट का क्या करूंगी। मेरा राइट किसी काम का नहीं है जब तक उस राइट की रेमेडी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो एवरी राइट मस्ट हैव अ रेमेडी, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, दिस इज द बेस। ये भी हमारा प्री का क्वेश्चन रहता है कि ऑन विच मैगजिम is our SRA based upon? SRA is based upon this maxim, UB just EB remedium, ठीक है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट आप हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि क्या एसआरए सब्सटैंटिव है या क्या वो प्रोसीजरल है? हम जानते हैं लॉज दो तरह के रहते हैं, काट के ना लॉ कर देते हैं, लॉज दो तरह के रहते हैं, सब्सटैंटिव एंड प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव लॉ कौन सा लॉ होता है? जो पीपी ब्रदर सीसीडीडी करता है, सीसीडीडी करता है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएट, कॉन्फर्स, डिफाइंस,
एंड डिटर्मिन्स। और प्रोसीजरल लॉ क्या करता है? प्रोसीजरल लॉ करता है पीपीएम, जो बताता है प्रैक्टिस, प्रोसीजर एंड मशीनरी। ठीक है, ये देखो ये क्या कर रहा है सब्सटैंटिव लॉ? क्रिएट कर रहा है, कॉन्फर कर रहा है, डिफाइन कर रहा है और डिटरमाइन कर रहा है क्या? हमारे लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज। और इन लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज को प्रैक्टिस में कैसे लाना है, इनका प्रोसीजर क्या रहेगा, इनका मशीनरी क्या रहेगा, ये बताता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, अब सवाल उठता है एसआरए क्या है यार? ये तो समझ आ गया कि सब्सटैंटिव क्या है, प्रोसीजरल क्या है। इन सब में से एसआरए क्या है इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप देखो एसआरए को मैं कैटेगराइज करूंगी। मैं सोचती हूं कि यार एसआरए क्या कोई राइट क्रिएट कर रहा है? मेरे मन में आता है हाँ यार जनरली तो देखो नहीं कर रहा, जनरली तो सिर्फ प्रोसेस ही बता रहा है। ठीक है, तो जनरली देखा जाए तो एसआरए राइट क्रिएट नहीं करता, तो मैं इसको प्रोसीजरल की कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिट कर पा रही हूं। प्रोसीजरल की कैटेगरी में सबसे ज्यादा फिट कर पा रही हूं। लेकिन अगर मैं ध्यान से सोचूं तो सेक्शन 6 ऑफ एसआरए जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो यार राइट क्रिएट कर रहा है, वो एक नया राइट हमें दे रहा है। ठीक है, तो यार ये वाला हिस्सा तो सब्सटैंटिव हो गया। तो आप देखो प्री में क्वेश्चन क्या आता है कि एसआरए क्या सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल? अगर ऑप्शन में सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल रहेगा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ये रहेगा कि इट इज प्रोसीजरल प्लस सब्सटैंटिव। लेकिन अगर ऑप्शंस में ये ऑप्शन नहीं है सब्सटैंटिव प्लस प्रोसीजरल का, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर उस केस में सिर्फ रहेगा इट इज प्रोसीजरल। दैट्स इट। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो प्लस वाला ऑप्शन सही है। अगर दोनों ऑप्शन, अगर ये वाला ऑप्शन है ही नहीं, देन वी कैन गो विद द प्रोसीजरल। ठीक है, नेक्स्ट अप हमारे पास आ गया कि एसआरए एसआरए कौन से राइट से डील करता है? क्या राइट इन रेम की बात करता है या राइट्स इन पर्सोनम की? हम जानते हैं राइट्स दो तरह के होते हैं, राइट्स इन रेम, राइट्स इन पर्सोनम। ये ऐसे राइट्स जो पूरी अगेंस्ट द होल वर्ल्ड माने जाते हैं, ये अगेंस्ट वन पर्सन, पर्सन से पर्सनल से ही पता लग रहा है पर्सनल है, ये देखो इन पर्सोनम है। इन रेम जो बचा अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो आप देखो क्या एसआरए इन पर्सोनम से डील कर रहा है इन रेम से? तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि एसआरए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है। प्री में क्वेश्चन आता है कौन से राइट्स की बात करता है? इंडिविजुअल, मतलब सिर्फ इन पर्सोनम वाले राइट्स की बात करता है एसआरए। मतलब आप देखो जो भी राइट आपके फेवर में एसआरए देता है वो सिर्फ आपको देता है, पूरे दुनिया के अगेंस्ट वो राइट नहीं लागू होता, सिर्फ आपके अगेंस्ट लागू होता है। तो ये हमारा एसआरए का नेक्स्ट प्री का क्वेश्चन। ठीक है, आपको ना कुछ सिचुएशंस देती हूँ, आप मुझे इसका बताएंगे। ठीक है, आप मुझे बताना कि आपको क्या जच रही है एसआरए की बात। ठीक है, तो हुआ क्या, मैंने, आपने मेरे पास एडमिशन ले ली। ठीक है, मेरे सेंटर में आपने एडमिशन ले ली और मैं आपको आपकी सीट किसी और को दे देती हूँ। आप पे भी कर गए हो, बट उसके बाद मैं आपकी सीट किसी और को दे देती हूँ। ठीक है, आपने मेरे पास एडमिशन ली थी, आपने पे भी करा था, बट फिर भी मैंने आपकी सीट किसी और को दे दी है। अब हुआ क्या, आप जब आते हो 1-1.5 महीने बाद पढ़ने, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, मैं बोलती हूँ आपकी सीट तो है ही नहीं, आपकी सीट तो चली गई। आप बोलते हो ऐसे कैसे चली गई, मुझे तो सीट चाहिए। मैं बोलती हूँ यार पैसे वापस ले लो, मैं देने को तैयार हूँ, लो अपने पैसे पकड़ो जाओ। मैं बोलती हूँ ऐसे कैसे, मैंने तो, आप बोलते हो ये बात कि मैम हमने तो कहीं और एडमिशन ही नहीं ली, इस चक्कर में कि आपके पास ले चुके हैं, और अब तो देखो हर जगह एडमिशन बंद हो गई है, ऐसा कैसे कर सकते हो आप हमारे साथ? तो मैं कहती हूँ मैं कॉम्पेंसेशन भी दे दूंगी ना, 2,000 ऊपर से भी दे दूंगी।
आप बोलते हो हमने पैसों का क्या करना है, हमारा तो साल बर्बाद हो गया। ऐसे केसेस में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है देखो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो मेरे पास आ जाओ, सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कहता है मैं आपको कॉम्पेंसेशन दिलवा दूंगा। आप कहते हो कॉम्पेंसेशन चाहिए ही नहीं, कॉम्पेंसेशन नहीं चाहिए, तब एसआरए कहता है देखो आई विल हैव योर बैक, मैं आपको, आप गिरोगे मैं संभाल लूंगा, जहां पे कुछ और नहीं पसंद आएगा मेरे पास आके देख लेना, हो सकता है मेरे पास पड़ा हो। तो एसआरए के पास हम जाते हैं और एसआरए के पास जाके हम बोलते हैं कि हमारे को ये नहीं चाहिए, तो एसआरए कहता है ठीक है मेरे पास आ जाओ, मैं आपको रिलीफ ग्रांट कर दूंगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट हुआ क्या, आप मेरे घर आते हो और रोज मुझे धमकाते हो कि श्रद्धा मैम ये घर मेरा है। आप रोज आते हो, रोज कहते हो श्रद्धा मैम ये घर मेरा है, मैं बोलती नहीं मेरा है, आप बोलते हो नहीं मेरा है, रोज बहस करके जाते हो, रोज धमकाते हो कि ये घर तो मैं लेके रहूंगा श्रद्धा मैम आपसे। टेंशन पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है यार इतना इरिटेट कर दिया ना इसने मुझे, मेरा घर है मुझे पता है, तो मैं कोर्ट में जाती हूँ। अब देखो मैं कोर्ट में जाती हूँ सीपीसी का सहारा लेने कि ठीक है कोर्ट सीपीसी मेरी पक्का हेल्प करेगी। सीपीसी कहती है कुछ करा उसने तेरे साथ, मैं कहती हूँ नहीं सिर्फ अभी बोला ही है। तो कोर्ट कहती है तब आओ जब कुछ कर देगा। मैं कहती हूँ जो मैं इरिटेट हो रही हूँ उसका क्या करूं, मतलब ठीक है मान लिया जब कुछ करेगा तब आऊं, लेकिन जो मैं इरिटेट हो रही हूँ वो रोज आके मुझे धमका रहा है, उसे मैं दिखाना चाहती हूँ कि घर मेरा है, मैं कैसे दिखाऊं। हमारे को कोई हेल्प नहीं कर रहा, तब हमारे तो बस फिर से बचाव में आएगा एसआरए विल एक्ट एज योर सेवियर। और आप एसआरए के पास जाओगे, आप एसआरए को बोलोगे एसआरए काम करना, प्लीज डिक्लेयर करना, डिक्लेरेटरी डिक्री का कॉन्सेप्ट ला के बोलेगा एसआरए कि मेरे एसआरए में डिक्लेरेटरी डिक्री मतलब मैं दे देता हूं आपके फेवर में, और ये माना जाएगा कि आपके फेवर में डिक्री आ गई है और आप अब क्या कहते हैं व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ तो आपके फेवर में डिक्री आ गई है, अब आप डिक्लेयर करवा सकते हो अपने आप को ओनर। ठीक है श्रद्धा आओ अपने आप को ओनर डिक्लेयर करवा लो और उस बंदे को दिखा दो कि आपके फेवर में डिक्लेरेटरी डिक्री है, वो बंदा अपने आप चुप कर जाएगा। उसे जब आपको कोर्ट ने ओनर डिक्लेयर कर दिया कि इस घर के ओनर आप हो, टाइटल आपके पास है, तो इंसान अपने आप चुप कर जाएगा। तो मतलब मुझे इतनी बात तो समझ आ गई कि एसआरए हर जगह डूबते को बचाता है। ठीक है, और एसआरए एक चाइल्ड एक्ट है, खुद का ना इसका कुछ नहीं है, खुद का कॉज ऑफ एक्शन भी नहीं है इसके पास। ऐसा तो नहीं है अगर ये चीज होगी तो एसआरए में चल जाना, आपको पहले बाकी एक्ट में भटकना पड़ता है, बाकी एक्ट में कुछ नहीं मिलता तो एसआरए के पास आते हो। तो हमें एक और चीज क्या याद रखनी है, एसआरए का खुद का कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। एसआरए बोरो करता है अपना कॉज ऑफ एक्शन बाकी लॉज से, जैसे कि टीपीए से करता है, सीपीसी से करता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से करता है। तो एसआरए को अगर मैं चाइल्ड भी बोल दूं ना इन सब एक्ट्स का तो गलत बात नहीं होगी ना, नहीं है कहीं पे, जस्ट जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं बोल भी दूं ना कि चाइल्ड है सारे बच्चा है सबका, तो मान जाएंगे कि हाँ है। ठीक है ओके, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट बात जो हमारी आ जाती है, जो जहां पे सबको प्रॉब्लम आती है वो आती है इस एक्ट की स्कीम याद करने में। स्कीम ऑफ द एक्ट होता क्या है, स्कीम ऑफ द एक्ट है यार, देखो कितने पार्ट्स में ये एक्ट डिवाइडेड है, क्या पार्ट्स हैं, क्या चैप्टर्स है, क्या सीन है यार। मैं बोलती हूं देखो ये एक्ट जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है और इसमें 8 चैप्टर्स हैं, 3 पार्ट्स हैं और 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, बाकी बाद में। ठीक है, 3 पार्ट 8 चैप्टर, ठीक है हो गया। और एक और चीज इसमें चलो लिख देते हैं, वो लिख देते हैं यहाँ पे विच इज 44 सेक्शंस, 3 पार्ट्स 44 सेक्शंस 8 चैप्टर्स। आज आगे चलते हैं। हुआ क्या, मेरे से किसी ने पूछा रिलीफ्स कितने तरह के होते हैं एसआरए में, मैं उनको बोलूंगी देखो रिलीफ्स ना एसआरए में 2 तरह के होते हैं। पहला होता है जिसको मैं नाम देती हूं स्पेसिफिक रिलीफ्स, दूसरे को मैं नाम देती हूं प्रिवेंटिव
रिलीफ्स, ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ्स एंड प्रिवेंटिव रिलीफ्स। स्पेसिफिक रिलीफ्स कौन से हैं? एसआरए कहता है, पहले मेरे स्कीम तो समझ लो फिर बता दूंगा। और प्रिवेंटिव रिलीफ तो बड़े कम है, वो तो एक आधा ही है एसआरए में, बाद में चल के देखेंगे, बट आपको इतना समझ आना चाहिए, प्रिवेंटिव इज प्रोहिबिट करने वाला, रोकने वाला, यहां पे आ जाएगा, बाकी सारे यहां पे आ जाएंगे। आ जाओ, अगर मैं आपको बोलूं एसआरए में 6 स्पेसिफिक रिलीफ्स हैं, तो आपको इनको याद रखना है। और दो चैप्टर जो है हमारे पास, लास्ट वाले 2 चैप्टर्स, वो प्रिवेंटिव रिलीफ्स की बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखो, अगर मैं स्पेसिफिक रिलीफ्स की कैटेगराइजेशन में चली जाऊं तो मेरे पास 6 रिलीफ्स है, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा। वो 6 रिलीफ्स कौन कौन से हैं, आ जाओ देखते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 मैं बोलूंगी, देखो, मेरे एक इंसान, एक ट्रेसपासर आया, उसने मुझे मेरे घर से निकाला और मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। ट्रेसपासर आया, उसने मुझे मेरे घर से निकाला, मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली। कौन सा रिलीफ मांगू, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो एसआरए कहता है मेरे पास चैप्टर 1 में आ जाओ, जिसके सेक्शंस है सेक्शन 5 to 8। आप पूछोगे 1 to 4 क्यों नहीं करा रही, क्योंकि वो बाद में कराना है, पहले ये देखो, ठीक है। चैप्टर 1 कहता है मेरे पास आ जाओ सेक्शन नंबर 5 to 8। आ गई। क्या बात करता है सेक्शन नंबर 5 to 8? रिकवरी ऑफ पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, हो गया। उसके बाद चैप्टर 2 आ गया पिक्चर में। चैप्टर 2 कहता है मेरे सेक्शंस हैं सेक्शन नंबर 9 से लेके 25 तक, बहुत बड़ा चैप्टर हूं मैं। और मैं देता हूं आपको सेकेंड रिलीफ, सेकेंड रिलीफ एसआरए का, जिसका नाम है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये वाला, सीट मेरे पास दिलवा दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये रहा सेक्शन नंबर 9 to 25 चैप्टर नंबर 2। नेक्स्ट आ गए हम आगे। अब बात आ गई चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 कहता है देखो मेरे पास ना सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 26, और मैं बात करता हूं रेक्टिफिकेशन की। मैं बात करता हूं रेक्टिफिकेशन की, ठीक है। रेक्टिफिकेशन मतलब करेक्ट, जैसे रेक्ट वर्ड है ना जो, वो करेक्ट में भी आता है, जब हम लिखते हैं करेक्ट करना, है ना, इसमें भी आता है रेक्ट। तो रेक्ट का मतलब जो है वो यहाँ पे करेक्ट से ही है। सर रेक्टिफाई कर दो, सर चेंज कर दो, ठीक कर दो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को, जो अग्रीमेंट हुआ था सर, मैं या फिर इस डॉक्यूमेंट को या इस इंस्ट्रूमेंट को, कहां पे जाते हो आप ठीक करवाने? सेक्शन 26 एसआरए चैप्टर नंबर 3 एसआरए में थर्ड रिलीफ। फोर्थ रिलीफ चैप्टर नंबर 4 कहता है मेरे पास है सेक्शन 27 से लेके 30 तक, सेक्शन 27 से लेके 30 तक, जिसका नाम है रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेसिशन आप जानते होगे ना, जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपने देखा होगा, जब आप एक इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो या आप उसको परफॉर्म, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल हो गया, वॉइडेबल कैसे होता है आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके देख सकते हैं ना। वॉइडेबल हो गया, चाहे मिसरिप्रेजेंटेशन था, फ्रॉड था, अनड्यू इन्फ्लुएंस था, ये सारी चीजें जब हो जाती हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। और अगर वॉइडेबल हो जाता है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर यू कैन परफॉर्म इट, और दूसरी चीज क्या होती है आपके पास ऑप्शंस में, यू कैन रिसाइंड इट, रिसाइंड, सॉरी, रिसाइंड इट। अब ये रिसाइंड कहां करते हैं, वो रिसाइंड करते हैं यहां पे आके एसआरए में चैप्टर नंबर 4 में सेक्शन 27 to 30 में, ठीक है। आगे आगे रिसाइंड इज कैंसिल करना, सर मैंने नहीं करना परफॉर्म, वो वाला। फिर आता है चैप्टर 5 पिक्चर पे,
चैप्टर 5 कहता है मेरे पास है सेक्शन नंबर 31 से 33, 31 से 33, और मेरा नाम है कैंसलेशन, कि अगर डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना है तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको ये वाला रिलीफ दे दूंगा। अगर आपको लगता है आपने किसी इंसान के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था और वो इंसान उस डॉक्यूमेंट का, उस कॉन्ट्रैक्ट का मिसयूज करेगा, आपके अगेंस्ट जाएगा वो कल को कोर्ट में, तो आप सेफर साइड पे होने के लिए पहले ही उसे कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप सहारा ले सकते हैं सेक्शन नंबर 31 से 33 चैप्टर नंबर 5 ऑफ एसआरए कैंसिलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट अप चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बात करता है डेक्लारेटरी डिक्री की। डेक्लारेटरी डिक्री, तो डेक्लारेटरी डिक्री क्या है? आप देखो, मैंने आपको भी बताया था सर डिक्लेयर कर दो घर मेरा है, सर डिक्लेयर कर दो कि मैं स्कूल में पढ़ सकता हूं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, सर डिक्लेयर करो कि मेरे पास राइट टू वोट है। बहुत सारी चीजें जो आप डिक्लेयर करवाते हो सेक्शन नंबर 34 एंड 35 चैप्टर नंबर 6 ऑफ एसआरए में जाकर। नेक्स्ट आप देखो चैप्टर 6 मतलब 6 रिलीज हो गए हैं। मैंने आपको बोला था कि एसआरए में व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक रिलीफ्स तो 6 स्पेसिफिक रिलीफ हैं जिनके नाम है ये वाले 6 चैप्टर्स में जो डिवाइडेड है वो ये रे। 2 चैप्टर्स बच गए। 2 चैप्टर्स क्या हैं? चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 एंड चैप्टर नंबर 8 दोनों एक चीज की बात करते हैं, वो है इंजंक्शंस। प्रिवेंटिव होती है ना इंजंक्शंस, ये रही चैप्टर 7 और चैप्टर 8 जो लास्ट वाले सारे सेक्शंस हैं 36 से लेके 44 तक वो डील किए गए हैं इस चैप्टर में 7 एंड 8 में। 7 में आ जाता है 36 एंड 37 एंड बाकी 38 से 44 तक जाता है हमारा लास्ट चैप्टर इंजंक्शंस। चैप्टर 7 का नाम है इंजंक्शन जनरली, इंजंक्शन जनरली, और चैप्टर 8 का नाम है परपेचुअल इंजंक्शंस। परपेचुअल इंजंक्शंस इनका मतलब क्या है हम देखेंगे लेटर स्टेजेस पे। ठीक है, तो अपने को ये तो समझ आ गई कि ये हमारा शक्ल है रिलीफ्स की कि कितने रिलीफ्स हैं कैसे हैं। अब बात आती है चैप्टर तो देख लिए 8 चैप्टर से, 8 चैप्टर्स के नाम देख लिए, पार्ट्स के नाम तो मैंने बताया ही नहीं आपको। तो पार्ट्स कैसे हैं आ जाओ देखते हैं। पार्ट्स जो है ना 3 है, मैंने आपको बोला था 1 2 एंड 3। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है प्रिलिमिनरी, इसमें है सेक्शन नंबर 1 to 4। सेकेंड पार्ट है जिसका नाम है स्पेसिफिक रिलीफ्स। थर्ड चैप्टर है उसका नाम है प्रिवेंटिव रिलीफ्स। ठीक है, स्पेसिफिक रिलीफ्स, प्रिवेंटिव रिलीफ्स एंड प्रिलिमिनरी। आप देखो ये मैंने आपको बता दिया। देखो यहां पे शुरू हो रहा था सेक्शन नंबर 5 से और जा रहा था 35 तक। ये शुरू हो रहा था 36 से और जा रहा था 44 तक। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3। ये रहा हमारा पूरा एसआरए। जो स्पेसिफिक रिलीज हमने 6 चैप्टर देखे हैं ना वो इसके अंदर थे पार्ट 2 के अंदर। जो बाकी हमने 2 चैप्टर लास्ट वाले 7 और 8 इंजंक्शंस वाले देखे हैं वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर थे। और पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी जिसमें सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट की बात करता है। क्या डेट रहेगी, क्या नाम रहेगा, कहां कहां लगेगा, एप्लीकेबिलिटी कहां कहां है, ये सारी चीजें डिस्कस करी गई हैं सेक्शन नंबर 1 में। सेक्शन नंबर 2 पे हम आ जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 का हम जानते हैं डेफिनेशन क्लॉज है। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन क्लॉज है जिसमें ए टू लेके ई 5 ही है डेफिनेशन, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास मतलब सेक्शन ऑनेस्टली देखा जाए तो डेफिनेशन क्लॉज इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या पूछ लिया जाता है कि ट्रस्ट कहां पे डिफाइंड है, ट्रस्टी कहां पे डिफाइंड है, सेटलमेंट कहां पे डिफाइंड है, दैट्स इट। आई मीन नथिंग एट ऑल। जो 2 क्लॉज ए है ना उसको मैं अगर रीड करती हूं प्रियम्बल के साथ तो मुझे एक चीज पता लगती है। मैं ना यहाँ पे 2 क्लॉज ई को प्रियम्बल के साथ रीड करना चाहती हूं। आप एक बार बेयर एक्ट खोलें। बेयर एक्ट
खोलेंगे तो आपको मिलेगा प्रियम्बल सबसे पहले, जिसका नाम है, जिसमें प्रियम्बल में लिखा है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड, डिफाइन एंड अमेंड। तो क्या कहीं पे कंसोलिडेट वर्ड यूज है? कंसोलिडेट वर्ड यूज है क्या कहीं पे? नहीं है ना। डिफाइन एंड अमेंड का मतलब कुछ चीजें हैं जो नहीं दे रहे हैं, कुछ चीजें थी जो उनको तोड़ के मरोड़ के दोबारा दे रहे हैं, अमेंड करके दे रहे हैं। तो डिफाइन एंड अमेंड का मतलब, अगर कंसोलिडेट वर्ड यूज होता तो हमें पता लग जाता सारी बिखरी चीजें एक जगह लाकर दी जा रही हैं। लेकिन क्योंकि कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं है, तो हमारे को इतनी तो समझ आ रही है कि यार ये सारी बिखरी चीजें तो एक जगह नहीं लाए हैं। जब सारी बिखरी चीजें एक जगह नहीं लाए हैं, तो मतलब ये एग्जॉस्टिव तो नहीं है। भी प्री का क्वेश्चन है, क्या एसआरए एग्जॉस्टिव है? नो, एसआरए इज नॉट एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है अपने आप में पूरा, सेल्फ सफिशिएंट। लेकिन ये सेल्फ सफिशिएंट कैसे है यार? ये तो कॉज ऑफ एक्शन भी बोरो करता है सभी से। और मोर ओवर प्रियम्बल बोलता है डिफाइन एंड अमेंड, कंसोलिडेट वर्ड नहीं यूज करता, मतलब सारी बिखरी चीजें एक जगह नहीं लाता। और साथ में लिख देता है सर्टेन काइंड्स ऑफ रिलीफ, सर्टेन काइंड्स, कुछ तरह के रिलीफ, सारे नहीं दे रहा, कुछ तरह के दे रहा है। कुछ तरह जो है मतलब सब तो नहीं दे रहा, तो इससे भी पता लगता है यार ये एग्जॉस्टिव नहीं है, सब तो नहीं दे रहा, कुछ तरह के दे रहा है। आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो आ जाती है, और कहां से पता लगता है एग्जॉस्टिव नहीं है, वो मैंने आपको अभी ऑलरेडी मेंशन करा, टू क्लॉज ई से। टू क्लॉज ई बोलता है जो डेफिनेशन में आपको नहीं दे रहा ना, वो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके ले लेना। तो मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं इसका पेरेंट एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है? क्या ये बोलना गलत होगा? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा ये कहना कि इसका पेरेंट एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ठीक है, तो आप देखिए इसका पेरेंट एक्ट आईसीए है, तो इससे भी हमें पता लग गया कि यार इसको किसी ना किसी चीज की जरूरत है। वो कौन सी चीज है जिसकी इसको जरूरत है? यहां पे वो आईसीए है, कभी वो सीपीसी है, कभी वो टीपीए है। तो आई थिंक वी कैन क्लेम कि ये एग्जॉस्टिव तो बिल्कुल नहीं है, इसे किसी ना किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, तो हो गया। इससे हमें पता लग गया प्रियम्बल प्लस टू क्लॉज ई से हमें पता लग गया कि इट इज नॉन एग्जॉस्टिव इन नेचर। ठीक है, एंड इसके अलावा प्री में इंडेक्स बेस्ड को, सबसे पहले तो आप ऑब्वियसली इंडेक्स याद करेंगे, हिस्ट्री याद करेंगे, एंड देन यू विल सी फर्दर कि आपको और मतलब जैसे अमेंडमेंट एक्ट आया हमारा। अच्छा, एक और डेट इसमें आप याद रख लीजिए, हमारे पास जो डेट है इनैक्टमेंट की डेट, जो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट ऑफ एसआरए, इट इज 1 मार्च 1963 का एक्ट है ना, पर डेट ऑफ इनैक्टमेंट 1964 है। ये इसको याद रखना है, 63 नहीं है 64 है। और ये भी प्री के लिए आप याद रख लीजिए। और साथ में सबसे मेजर अमेंडमेंट कौन सी रही है जिसने पूरी शक्ल बदल दी है एसआरए की? 2018 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूं कि व्हाई वाज दिस अमेंडमेंट डन, व्हाट वर द चेंजेस दैट वर ब्रॉट इनटू द एसआरए, कितनी शक्ल बदली गई, कैसे बदली गई, कहां कहां चेंजेस आए। बिकॉज एसआरए की अमेंडमेंट के बाद वाला एसआरए जो है ना, उसके बाद ज्यादा पेपर नहीं हुए हैं 2018 के बाद, बिकॉज ऑफ द कोविड, है ना। बिकॉज कोविड में लॉकडाउन के कारण ज्यादा एग्जाम्स हो ही नहीं पाए हैं, एक एक दो दो एग्जाम, मैक्सिमम एक ही हुए हैं सभी स्टेट्स के कोविड के बाद से। तो अब जो भी पेपर आएंगे उसमें 2018 अमेंडमेंट का बहुत ज्यादा रोल रहने वाला है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेक अप द अमेंडमेंट एक्ट पहले, उसके बाद we'll dive deep into all the sections. So thank you very much for watching, and I hope you like the video, and you can check our playlist for all the other subjects which is available on our application, as I already mentioned, AIM Pariksha, and also on YouTube. Thank you very much. Do like and share it. Thank you.